दोस्तों, आज की हमारी कहानी है प्रिया और ध्रुव के नाम। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। जब इंसान को मोहब्बत हो जाए तो फिर उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, न जात पात, न धर्म और ना ही कोई मतभेद। मोहब्बत इंसान को बेबस कर देती है, उसके हाथ बांध कर उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। और जब इंसान मोहब्बत के आगे घुटने टेक देता है तो वो किसी भी हद से गुजर जाने को तैयार हो जाता है। ये कहानी भी ऐसे ही दो लोगों की है जिन्होंने मोहब्बत में हर उस हद को पार किया जो बिल्कुल नामुमकिन थी। ध्रुव और प्रिया की मोहब्बत की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ध्रुव के हाथ धीरे धीरे प्रिया की गर्दन पर मोहब्बत से रेंग रहे थे और प्रिया की गहरी सांसें ध्रुव के चेहरे पर थीं। एक दूसरे में मगन वे मोहब्बत की छुअन से एक दूसरे को परिचित करवा रहे थे कि अचानक प्रिया को एक सांप नजर आया और वो ध्रुव के सीने से और भी ज़्यादा कस के चिपक गई। प्रिया का डर देखकर ध्रुव हंस दिया और प्रिया को और भी मोहब्बत से अपने आप में समेट लिया। आज वो इन पलों को खुलकर जीना चाहता था, इन पलों को यादगार बनाना चाहता था। ये पल उन दोनों की मोहब्बत की निशानी थे जो हमेशा हमेशा उन्हें याद रहने वाले थे। प्रिया डर के मारे काँप रही थी। कहने लगी, ध्रुव जल्दी करो, सांप को भगाओ, नहीं तो वो हमें काट लेगा। और मैं मरना नहीं चाहती, तुम्हारे साथ ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ, इसे एंजॉय करना चाहती हूँ। ध्रुव जल्दी करो, खामोश क्यों हो? लेकिन ध्रुव तो प्रिया की मौजूदगी का एहसास कर रहा था। प्रिया के दिल की धड़कनें अपने सीने में महसूस कर रहा था। उसे इस वक्त तो ना सांप दिखाई दे रहा था और ना ही ये कि ये सांप अगर उन पर हमला कर दे तो उनकी जान भी जा सकती है। धीरे धीरे ध्रुव की उंगलियां प्रिया की कमर पर रेंगने लगी थीं, आंखों में खुमारी उतरने लगी थी। ध्रुव के जज्बातों में गर्मी महसूस करके प्रिया ने ध्रुव को खुद से दूर किया। ध्रुव क्या हो गया है? जल्दी करो, सांप को भगाओ। ये प्यार मोहब्बत तो बाद में भी कर लेना, अगर जिंदा रहे तो। और फिर ध्रुव ने उस सांप को भगा दिया, लेकिन प्रिया ने उसका सीना नहीं छोड़ा और अपनी मुट्ठियों से उसकी शर्ट पकड़कर डरावनी नज़रों से वहाँ देखने लगी जहाँ कुछ देर पहले तक सांप था। ध्रुव ने प्यार से उसे समझाया कि अब कुछ नहीं है। वो कहने लगी, वो सांप तो चला गया, लेकिन ये जो खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है उसका क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, तुमसे जुदा होकर मैं मर जाऊँगी। ध्रुव ने धीरे से प्रिया के बालों को कान के पीछे किया और उसके कान में झूलते झुमकों से खेलते हुए कहने लगा, ज़्यादा परेशान मत हो, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज की रात हम दोनों की रात है, हमारी मोहब्बत की निशानी है, ये रात जो हमेशा अमर रहेगी। आज की रात बस मेरे नाम कर दो, हर डर से आज़ाद हो जाओ। अपने दिल से सारे डर और सारे वहम निकाल कर मेरी पनाहों में सिमट जाओ, कुछ भी नहीं होगा। वो पूरी तरह प्रिया के वजूद में गुम हो जाना चाहता था, लेकिन प्रिया किसी डर के तहत बार बार इधर उधर देख रही थी। प्रिया की हालत देखते हुए ध्रुव ने उसे खुद में और समेटा और उसके होठों को अपने होठों में जकड़ा और उसे सांस लेने का मौका भी न दिया। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे में गुम होते चले गए। फिर ध्रुव ने पीछे पड़ी चारपाई पर प्रिया को लेटाकर उसकी चोली की डोरियों से खेलना शुरू कर दिया। प्रिया का दिल ऐसा था जैसे सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा और ध्रुव के जज्बात ऐसे थे कि किसी तौर संभाले नहीं संभल रहे थे। आज दोनों सारी हदों को पार करने के मूड में थे। अभी भी दोनों आंखें बंद किए पूरी तरह एक दूसरे में मगन थे, अपनी मोहब्बत को अमर कर लेना चाहते थे कि तभी फिजा में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी थी। ध्रुव ने घबराकर प्रिया को छोड़ा। प्रिया ने अपनी चुन्नी उठाई और फिर वो दोनों तेजी से एक दीवार की ओट में छिप गए। दोनों के चेहरे पर डर के भाव थे। ध्रुव को हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि वे लोग उनकी तलाश में यहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसे लगा था कि ये एक सुरक्षित जगह है जहाँ वो प्रिया के साथ सुकून से रात बिता सकता है। कुछ ही देर बाद कुछ लोग वहाँ आए थे और पागलों की तरह इधर उधर उनकी तलाश कर रहे थे। प्रिया और ध्रुव अच्छी तरह जानते थे कि वे किसकी तलाश कर रहे थे, इसलिए दोनों की सांसें रुक गई थीं। लेकिन कुछ ही देर बाद एक आदमी प्रिया को ढूंढते हुए उस दीवार तक आ गया था जहां वे दोनों छुपकर खड़े थे। फिर उसने हाथ मारकर प्रिया को बाजू से खींचा था और वो बुरी तरह उस आदमी के बाजुओं में फड़फड़ाने लगी थी। वो आदमी गुस्से से पागल हो रहा था और कहने लगा, मेरी इज्जत होकर तो इस गैर मर्द के साथ रात के अंधेरे में यहाँ क्या कर रही है? मैं खुद तुझे अपने हाथों से मौत के घाट उतारूंगा। प्रिया तो जैसे सांस भी लेना भूल गई थी। बड़ी बड़ी आंखों में मौत का डर समाया हुआ था। उसे पता था कि अब उसका क्या अंजाम होने वाला था।
उसे अपने इस अंजाम का पहले से ही पता था, फिर भी उसने ध्रुव से मोहब्बत करने की गलती की थी और अब उसे उसकी गलती की सज़ा भी तो भुगतनी थी। प्रिया की बड़ी बड़ी काली आंखों से आंसू बहकर उसके गुलाबी गालों पर फिसलने लगे थे, जिन्हें उसने बेदर्दी से साफ कर लिया था और अपने आप को हालात के हवाले कर दिया था। उसे डर था तो सिर्फ ये कि कहीं ये लोग ध्रुव के साथ कुछ गलत ना कर दें। प्रिया को उस आदमी के बाजुओं में फड़फड़ाता देख ध्रुव आगे बढ़ा और उसने बड़ी तेजी से उस आदमी को धक्का देते हुए प्रिया को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी के पीछे मौजूद और भी आदमी थे जिन्होंने ध्रुव को घेर लिया और उसे गिराकर मारना शुरू कर दिया। प्रिया की चीखों से सारा गांव गूंज उठा था और ध्रुव उन आदमियों की मार सहते सहते बेहोश हो चुका था। शाम का अंधेरा और भी धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। वो आदमी प्रिया को अपने कंधे पर डालकर हवेली तक का सफ़र तय कर रहा था, जबकि ध्रुव वहीं बेहोश पड़ा था। उस आदमी ने अपने साथियों से कह दिया था कि इसे कैद खाने में बंद करो, सुबह देखेंगे कि इसके साथ क्या करना है। पहले तो इस बच्चात लड़की को सबक सिखाना है। परिवार की इज्जत पर दाग लगाकर ये दुश्मन के साथ रंगरलियां मना रही थी। अब इसे पता चलेगा कि परिवार की इज्जत पर दाग लगाने का अंजाम क्या होता है। वो आदमी प्रिया को कंधे पर डालकर अपने डेरे पर पहुंचा था और फिर अपने बिस्तर पर उसे पटकते हुए उसने तेजी से प्रिया के ब्लाउज़ को अपने हाथों में लिया था। धीरे धीरे रात बीत रही थी और प्रिया की सिसकियां दीवारों में गूंज रही थीं, क्योंकि उस रात प्रिया के साथ काले रंग की गाड़ी बड़ी तेजी से गांव की हद में दाखिल हुई थी। गाड़ी के रुकते ही 4 लंबे चौड़े खूबसूरत जवान बाहर निकले थे। आंखों पर चश्मे लगाए उनके चेहरों पर खुशी के रंग थे। हवेली के दरवाजे पर गाड़ी रुकी हुई थी और फिर कुछ ही देर बाद खूब शोर शराबा शुरू हो गया था कि छोटे साहब शहर से वापस आए हैं। कई सालों बाद ध्रुव कुछ ही दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ गांव लौटा था और उसके आने से पूरे गांव में हलचल हो गई थी। वो बहुत कम ही गांव में रहा था। उसे ज़्यादा गांव का माहौल, यहाँ के रीति रिवाज और यहाँ की पंचायतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। इसलिए उसने अपना ठिकाना शहर को बना लिया था। लेकिन इस बार उसके शहर के दोस्तों ने जिद की थी कि छुट्टियाँ तेरे गाँव में बिताते हैं। वो जो देश से बाहर जाने का सोच रहा था, दोस्तों की जिद पर अपने गाँव आ गया। ये 1 महीने की छुट्टियाँ उन्होंने पंजाब के इस खूबसूरत से गाँव में बिताने का इरादा कर लिया था। लेकिन ध्रुव को नहीं मालूम था कि ये 1 महीना उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देगा। वो गांव जहां से वो हमेशा फरार चाहता था, वही गांव उसकी जान बन जाएगा। ध्रुव के आने की खबर सुनकर उसकी माँ तेजी से दौड़ती हुई बाहर आई थी। जवान बेटे को देखकर उसने बेकाबू होते हुए ध्रुव को सीने से लगा लिया और चूमते हुए शिकायत कर रही थी कि इतने अरसे बाद गाँव लौटा है, क्या अपनी माँ की याद नहीं आती तुझे? ध्रुव कहने लगा, इस गाँव में क्या रखा है माँ, आप भी शहर आ जाया करें मुझसे मिलने। ये सुनकर ध्रुव की माँ ने उसका कान पकड़ा, खींचते हुए कहने लगी, इसी गांव में तू पैदा हुआ है, ये सब हमारी अपनी खुद की ज़मीनें हैं और हम जैसे लोगों को अपनी ज़मीनों से बड़ी मोहब्बत होती है। इन ज़मीनों से हम दिल से जुड़े हुए होते हैं। ये मिट्टी ही हमारे लिए सब कुछ है। न जाने क्यों तुझे इस मिट्टी से मोहब्बत नहीं। ध्रुव ने अपनी माँ को अपने साथ लगाया, उन्हें चूमा और कहने लगा, बस बस माँ, अब ज़्यादा लेक्चर मत दो। कुछ दिनों के लिए दोस्तों के साथ आया हूँ और मैं चैन से ये पूरा गांव और दोस्तों के साथ घूमना चाहता हूँ। ध्रुव की माँ ने नौकरों से कहकर बेटे और उसके दोस्तों के लिए कमरा तैयार करवा दिया था। वे लोग बहुत लंबे सफ़र से आए थे, थक गए थे, इसलिए अपने कमरे में आराम करने लगे। रात के खाने पर ध्रुव अपने दोस्तों के साथ, अपने माँ बाप के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा था कि तभी ध्रुव के पिता ने साफ लफ्ज़ों में कहा, देखो ध्रुव, बराबर वाले गाँव से हमारी दुश्मनी चल रही है और सालों पुरानी दुश्मनी है। और ध्रुव, तुम इस बात से अच्छी तरह जानकार हो, लेकिन फिर भी मैं ये बात तुम्हें फिर से याद दिला रहा हूँ, जैसा कि जब भी तुम गांव आते हो मैं तुम्हें ये बात याद दिला ही देता हूँ। और इस बार तो स्पेशली तुम्हारे दोस्तों की वजह से बहुत अच्छे से याद दिला रहा हूँ, क्योंकि अपने दोस्तों को भी हमारे और बराबर वाले गाँव की दुश्मनी के बारे में अच्छे से समझा देना। हमारी बात को ध्यान में रखना और इसलिए गाँव घूमते वक्त तो ध्यान रखना कि किसी भी सरहद को पार न करो। जहाँ जहाँ लाल रंग का झंडा लगा है वहाँ हमारे गांव की सीमा समाप्त होती है और बगल वाले कजला गांव की सीमा शुरू होती है। वो सिर्फ गांव की सीमा नहीं बल्कि मौत की शुरुआत है। पिताजी ने सख्ती से मेरे दोस्तों को ये बात समझाई थी कि तुम लोग हमारे मेहमान हो, इसलिए कुछ ऐसा वैसा मत करना कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे।
मेरे दोस्त तो ये सुनकर ही डर गए थे कि बगल वाले गांव से हमारी दुश्मनी है, इसलिए उन्होंने उस तरफ ना जाने का पक्का इरादा कर लिया था और मुझे भी कहा था कि बस अपने गांव की हदों में ही घुमा दे, कहीं ऐसा न हो कि दुश्मनी के चक्कर में तेरी जान से हाथ धो बैठें। और फिर अगले ही दिन हम लोग गांव घूमने के लिए निकल पड़े थे। यह हमारा अपना पुश्तैनी गांव था। मेरे बाप दादा की ज़मीनें थीं, बहुत बड़ा गांव था। हम लोग खेतों की तरफ निकल गए और सारा दिन मज़े से गांव में घूमते रहे। शाम के वक्त हम गांव की सीमा के पास पहुंचे, जहां लाल रंग का बड़ा सा झंडा लहरा रहा था। मैंने दोस्तों से कहा, एक कदम हद से बाहर निकाल कर देखते हैं क्या होगा। मेरे दोस्तों तो डर गए और फ़ौरन कहने लगे, ना भाई, हमें तो वापस शहर जाना है, तो यही मौत का शौक़ होगा, हमें नहीं। हम अभी पलटने ही वाले थे कि अचानक मेरी नज़र सीमा के उस पार कुछ दूर बाग की तरफ पड़ी, जहाँ गुलाबी रंग के कपड़े पहने कोई लड़की बहुत तेज़ी से दौड़ रही थी। उसके सुनहरी बाल कमर तक लहरा रहे थे। गले में पड़ा सफ़ेद दुपट्टा हड़बड़ाहट में भागने की वजह से गले से निकलकर दूर हवा में लहरा गया था। कुछ पल के लिए वो दुपट्टे को पकड़ने के लिए रुकी थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर दोबारा से भागने लगी। बड़ी बड़ी काली आंखें, गुलाबी रंगत, वो कोई हुस्न का शाहकार थी। मैं तो कुछ पल के लिए उसे देखकर सब कुछ भूल गया था। ऐसा मासूम हुस्न शहरों में कहाँ होता है। शहरों में तो लिपे पुते चेहरे होते हैं, असली चेहरा तो मेकअप की परतों के नीचे कहीं छुप जाता है। लेकिन आज जब इस लड़की को देखा तो खूबसूरती का असल मतलब समझ आ गया था। मेकअप से पाक चेहरा, तीखे नए नक्श, उस पर से गुलाबी रंगत, शायद भगवान ने उसे अपने हाथों से तराश कर बनाया था। उसके भागने के अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मुश्किल में हो, क्योंकि उसके दौड़ने की रफ्तार बहुत तेज़ थी। और तभी दौड़ते दौड़ते वो अचानक बुरी तरह गिरी और दोबारा खड़ी न हो सकी। उठने की कोशिश करती तो पाँव पकड़कर दोबारा बैठ जाती। अब उसे देखने के बाद मेरे लिए रुकना मुश्किल हो गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो लड़की बड़ी मुसीबत में पड़ी है। मैंने दोस्तों से कहा, क्या हमें इस लड़की की मदद करनी चाहिए? मगर मेरे दोस्तों ने वो लाल झंडा दिखाया और कहने लगे, इससे आगे मौत है, इसलिए हमें किसी की मदद नहीं करनी। तीनों दोस्त वापस पलटे तो मैंने कहा, तुम लोग हवेली जाओ, मैं अभी आता हूँ। मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया कि उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ना रुका और हद को पार करते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वो लड़की जो मिट्टी में बुरी तरह गिरी हुई थी, मैंने हाथ बढ़ाकर उसे उठाने के लिए कहा तो वो मेरा हाथ पकड़कर मेरे सहारे खड़ी हो गई और फिर हैरत से मेरा चेहरा देखते हुए पूछने लगी, तुम कौन हो? हमारे गांव के तो नहीं लगते, आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। इस पर मैंने धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, हाँ, मैं शहर से आया हूँ, इसलिए आप मुझे नहीं पहचानती। आप कौन हैं? वो मुस्कुराकर कहने लगी, मैं इस गांव के चौधरी साईं की बेटी प्रिया हूँ। आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप शहर से आए हैं तो फिर हवेली ज़रूर आइएगा, मैं बाबा साईं से आपकी मुलाकात करवा दूँगी। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। लेकिन आप कहाँ भागती चली जा रही थीं? मेरी नज़रें उस हसीना के चेहरे पर जमी थीं जो बेहद खूबसूरत थी। मेरे दिल ने एक धड़कन मिस की थी और मुझे लगा था जैसे मैं सालों से इसी चेहरे की तलाश में था। मासूम सी मुस्कान वाला चेहरा, आंखों में पाकीज़गी और मासूमियत उसके किरदार की गवाही थे। मैं बिना पलकें झपकाए बस उसे देखता चला जा रहा था। वो धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, मेरी और मेरी सहेलियों के बीच रेस लगी थी। मैंने ये शॉर्टकट रास्ता लिया ताकि जल्दी पहुंच जाऊं, लेकिन चप्पल टूटने की वजह से मैं बुरी तरह गिर गई थी। प्रिया ने अपनी टूटी हुई चप्पल की तरफ इशारा किया। मैंने सारा माजरा समझकर मुस्कुरा दिया। मैं तो कुछ और ही समझा था और इस लड़की की मदद करने के लिए इधर दौड़ा चला आया था। प्रिया मुझे मुस्कुराता छोड़ नंगे पांव लड़खड़ाती तेजी से आगे की तरफ बढ़ गई। अपनी टूटी चप्पलों को उसने अपने हाथ में पकड़ लिया था। उसके सुनहरे बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे और मेरी नज़रें उसकी पीठ पर टिकी हुई थीं। जब वो नज़रों से ओझल हो गई तो मैंने इधर उधर अपने आसपास देखा था। दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं तेजी से वापस अपने गांव की हद में दाखिल हो गया। भगवान की कृपा थी कि कोई बवाल नहीं हुआ था, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत बुरी नज़रों से घूरा था। एक दोस्त कहने लगा, जब तेरे पिताजी ने मना किया था कि वहाँ नहीं जाना, फिर तू क्यों गया? क्या तुझे नहीं पता कि गांव वालों की दुश्मनी कैसी होती है? हम तो शहर से आए हैं, लेकिन तू तो गांव वाला ही है ना। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुझे गांव वाला मत कहा करो, नफरत है मुझे इस शब्द से। मैं गांव वाला नहीं हूँ, मुझे गांव वाला मत कहा करो। मैं शहर में रहता हूँ और शहर वाला हूँ।
वो गुस्से में तेज तेज आगे चलने लगा तो उसके दोस्त हंसने लगे। मुझे ये बात पसंद नहीं थी कि कोई भी मुझे गांव वाला कहे। मेरी नज़र में गांव के लोग गंवार थे और मैं गंवारों की इस लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहता था। अक्सर यूनिवर्सिटी में मेरे दोस्त मुझे गांव वाला कहकर ही चिढ़ाया करते थे, इसलिए अब भी मैं बुरी तरह चिढ़ गया था। फिर एक दोस्त कहने लगा, अच्छा ये तो बता वो हसीना कौन थी जिसकी मदद करके तू अभी अभी आ रहा है। मैंने पलटकर अपने दोस्तों को देखा और कहने लगा, दुश्मन की बेटी, वो कजला गांव के चौधरी की बेटी थी, उसने हवेली आने की दावत दी है। ये कहकर मेरे चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई, जबकि मेरे दोस्तों का मुंह खुला का खुला रह गया था। बेगुस्से में कहने लगी, आज के बाद उस तरफ मत जाना। अगर उस लड़की को पता चल जाता कि तू सीमा पार करके आया है तो ना जाने क्या होता। मैंने कहा, अब तो कुछ भी हो, सीमा पार तो मुझे जाना ही होगा। मेरे चेहरे के बदलते रंग मेरे दोस्तों से छिपे ना रह सके थे। एक दोस्त कहने लगा, देख ध्रुव, गलत रास्ते पर मत चल, तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। तू भी जानता है कि तुम्हारी दुश्मनी कितनी पक्की और पुरानी है। तू क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है? चल यहाँ से। अगर तेरे पिताजी को पता चल गया कि तू उस तरफ गया था तो बेकार में ही हमारी छुट्टियाँ बर्बाद होंगी और वे हमें वापस शहर भेज देंगे। भूल गया कि कल रात ही उन्होंने क्या कहा था? पिताजी की बात याद दिलाते हुए सारे दोस्त मुझे वापस हवेली ले आए थे, लेकिन मेरी सांसें तो वहीं उस गांव की सीमा पर रह गई थीं जहां मैंने प्रिया को पहली बार देखा था। रात को मैं सोने के लिए लेटा तो आंखें बंद की और आंखों के पर्दों में भी मुझे प्रिया का अक्स नजर आने लगा। वो धीमी सी मुस्कान, चमकती हुई आंखें और दूधिया रंगत, उसकी मखमली उंगलियों का स्पर्श जिसे मैंने अपने हाथों में महसूस किया था, वो बेहद ख़ास था। मैंने अपने हाथों को अपने होठों से लगाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस खूबसूरत गुड़िया के जादू से बाहर नहीं निकल पाऊंगा जिसने मुझे अपने साथ बांध लिया था। मैंने वो पूरी रात करवटें बदलते हुए बिताई थी। मुझे फिर से उसी लड़की से मिलना था। मैं फिर से प्रिया को देखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था। एक अजीब सी ख्वाहिश ने दिल में अंगड़ाई ली थी कि अगर वो ना मिली तो जिंदगी नहीं रहेगी। पल भर में ही दिल ने अपना फैसला सुना दिया था और मैंने इस फैसले को कबूल कर लिया था। अपनी ज़िंदगी के कुछ ही साल मैंने इस गांव में गुजारे थे, इसलिए मुझे दुश्मनी की बुनियाद का पता न था और ना दुश्मनी की इंतहा का। मैंने बस मोहब्बत कर ली थी और अब इस मोहब्बत को हासिल करना चाहता था। मेरे वापस जाने के दिन भी आ रहे थे। मेरे दोस्त कुछ मेरी हरकतों से जानकार होने लगे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ध्रुव चल अब वापस शहर चलते हैं। लेकिन मैंने कहा, तुम लोग जाओ, मैं कुछ दिन और ज़मीनों पर गुजारूंगा। बहुत अरसे बाद गांव आया हूँ, यहाँ मेरा अब दिल लग गया है। मेरा दिल कहाँ लग गया था मेरे दोस्त अच्छी तरह जानते थे। अमित, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, कहने लगा, ध्रुव मुझे पता है तेरा दिल कहाँ लगा है, अब भी वक्त है, अपने दिल को समझा ले, वरना बाद में बहुत पछताएगा। मेरे बाकी के दोस्तों ने भी मेरे समझाया कि तू गलत रास्ते पर चल रहा है, अपने कदम पीछे खींच ले, वरना इस बात का अंजाम बहुत गलत होगा। लेकिन मोहब्बत का रास्ता किसे गलत लगता है। अगले दिन ध्रुव फिर उसी सरहद पर पहुंच गया था जहां पर लाल झंडे लगे हुए थे और वो दूर तक नजरें जमाए प्रिया का इंतजार करने लगा। और फिर कुछ ही देर बाद उसे प्रिया आती हुई दिखाई दी थी। धड़कनों ने शोर मचाया था। आज उसकी दिल से मांगी हुई दुआ कबूल हो गई थी। वो बेतहाशा दौड़ते हुए सरहद पार कर गया था। प्रिया ने उसे सरहद पार करते देख लिया था और अब वो चौकन्ना नजरों से इधर उधर देख रही थी। कहने लगी, तुम दुश्मन गांव के हो, तुम्हें डर नहीं लगा हमारी सरहद को पार करते हुए? अगर मेरे बाबा साईं को पता लग गया तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैंने कहा, मोहब्बत हर डर को ख़त्म कर देती है। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और अब मुझे किसी से डर नहीं। बस मेरे दिल में अब एक ही जज्बा है और वो है तुम्हें पाना। मेरी इस तरह अचानक की इजहार मोहब्बत पर प्रिया एकदम से हड़बड़ा गई थी। चेहरे पर शर्म की लाली बिखरने लगी थी, लेकिन उसके होंठों पर बिखरने वाली हल्की सी मुस्कान मुझे ये एहसास दिला गई थी कि वो भी मुझे चाहने लगी है। लेकिन उसके गुलाबी चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट के साथ साथ डर की रेखाएं भी खिंच गई थीं। वो डरते हुए कहने लगी, लेकिन ध्रुव, नामुमकिन है ये सब कुछ। हम लोगों का मिलन कभी नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे बाबा मेरे बाबा साईं आपस में बहुत सख्त दुश्मन हैं। प्रिया भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी, लेकिन वो दोनों गांव की दुश्मनियों को अच्छी तरह जानते थे। इसलिए उसने ध्रुव को समझाया कि ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ध्रुव ने कहा कि रात के अंधेरे में तुम मेरे पास आ जाओ, हम लोग गांव के पन्ने मंदिर में शादी कर लेंगे और फिर
एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। एक बार वो प्रिया की मांग में सिंदूर भर देगा तो फिर उन्हें कोई अलग नहीं कर सकेगा। प्रिया बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन ध्रुव की मोहब्बत में वो राजी हो गई और फिर एक रात वो खामोशी से ध्रुव के पास चली आई। दोनों ने गांव छोड़ा और मंदिर में फेरे ले लिए और एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन प्रिया को अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अब आगे क्या होगा। मंदिर के पीछे ही एक छोटी सी झोपड़ी थी। ध्रुव ने प्रिया से कहा कि रात यहाँ गुजार कर सुबह सूरज निकलने से पहले शहर जाने वाली गाड़ी में बैठ जाएंगे। प्रिया का साथ पाकर वो जज्बातों से बेकाबू था। वो तो प्रिया का पहले से ही दीवाना था और अब तो वो उसकी पत्नी बन चुकी थी। वो उस पर पूरा पूरा हक रखता था और आज अपनी सुहागरात इसी झोपड़ी की टूटी फूटी चारपाई पर मनाने को बेताब हो रहा था। धीरे धीरे उसने प्रिया को अपने आप में समेट लिया और अपनी मोहब्बत को उस पर निछावर कर रहा था कि तभी गोलियों की आवाज़ गूंजी। प्रिया जान गई थी कि अब बर्बादी का वक्त आ गया है। उसके घर से भागने की खबर शायद सबको हो गई थी और इसीलिए वो डर से थर थर कांपने लगी थी। वो अपने पापा के दोस्त के बेटे की मंगेतर थी। उसके पापा के दोस्त का बेटा अपने आदमियों के साथ उसकी तलाश में वहां पहुंच चुका था और जब उसे प्रिया और ध्रुव की शादी का पता चला तो उसने ध्रुव को अपने आदमियों के हवाले कर दिया और खुद प्रिया को उठाकर अपने डेरे पर ले गया। प्रिया की चोली उसके मंगेतर के हाथ में थी। उसके मंगेतर करण सिंह की आंखों में इस वक्त दहशत उतरी हुई थी। उसने गुस्से से फुनकारते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है प्रिया, मेरी इज्जत से खिलवाड़ करके। तुम मेरी थी, मेरी इज्जत थी, लेकिन तुमने घर से भागकर मेरी इज्जत को दागदार किया है और अब मैं तुम्हारी इज्जत को भी दागदार कर दूंगा कि तुम कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। लेकिन वो उससे पनाह मांग रही थी। इससे पहले कि उसका मंगेतर उसके साथ कुछ गलत करता, प्रिया के बाबा साईं वहाँ पहुँच गए। उन्होंने अपनी बेटी की इज्जत को बचाया और कहने लगे कि मैंने तुमसे अपनी बेटी को घर लाने को कहा था, तुम तो मेरी ही बेटी की इज्जत बर्बाद कर रहे हो। प्रिया के मंगेतर ने प्रिया के बाबा को प्रिया की शादी के बारे में बता दिया और साथ ही ध्रुव के बारे में भी। प्रिया की मांग में सिंदूर खुद इस बात का गवाह था। प्रिया के बाबा साईं ने ध्रुव को बुलवाया जो पूरी तरह खून में भरा हुआ था। उसने प्रिया के बाबा के सामने शादी का इजहार किया और प्रिया से मोहब्बत का इजहार भी किया। प्रिया के बाबा ने प्रिया का हाथ ध्रुव के हाथ में दिया और कहने लगे, इसे शहर ले जाओ, नई जिंदगी शुरू कर। मैं गांव वालों से कह दूंगा कि मेरी बेटी न जाने किसके साथ फरार हो गई है। मैं खुद भी यही चाहता हूं कि दोनों गांव की ये दुश्मनियां ख़त्म हो जाएं, लेकिन इस दुश्मनी में गांव के बहुत से लोगों की जानें चली गई हैं। इसलिए गांव के लोग खुद ही इस दुश्मनी को ख़त्म करना नहीं चाहते, मगर मैं अपनी बेटी की मोहब्बत को इस दुश्मनी की भेंट नहीं चढ़ाना चाहता। ये सुनकर प्रिया का मंगेतर गुस्से में आगे बढ़ा और कहने लगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन प्रिया के बाबा ने उसे पीछे धकेला और कहने लगे, प्रिया मेरी बेटी है और मैं उसके हक में फ़ैसला कर सकता हूँ, और अगर तुमने मुंह खोलने की कोशिश की तो तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। प्रिया के बाबा की धमकी सुनकर प्रिया का मंगेतर एक तरफ को सर झुकाकर खड़ा हो गया था। उन्होंने खुद ध्रुव और प्रिया को शहर भेज दिया और सारे गांव को यही पता चला कि प्रिया ना जाने किसके साथ चली गई है। आज ध्रुव और प्रिया एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी बिता रहे हैं। उन्होंने इस मोहब्बत को हासिल कर लिया है जिसे हासिल करना बिल्कुल नामुमकिन था। ध्रुव के घर वालों को बाद में शादी का पता चला था तो उन्होंने भी शादी को कबूल कर लिया, क्योंकि सालों से चली आ रही इस दुश्मनी को हर कोई ख़त्म करना चाहता था और कहीं ना कहीं पहल होनी ही थी, और वो पहल ध्रुव और प्रिया की शादी से हुई थी। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी थी ध्रुव और प्रिया के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना। मैं आप लोगों के नाम की स्टोरी भी लेकर ज़रूर आऊँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई स्टोरी में।